बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। तो बच्चों, अपना कॉपी और कलम ले लीजिए और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार विद्यार्थियों, आज के विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए अध्याय को शुरू करेंगे जिसका नाम है प्राकृतिक संपदा। आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जीवन की श्वास यानी कि वायु को पढ़ेंगे और उसके बाद वायु की गति जिसे पवन कहते हैं और अंत में वर्षा को पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, तो आज के पहले विषय के साथ शुरू करते हैं जीवन की श्वास यानी कि वायु से। इसे जानने के लिए पहले हम लोगों को अपने पृथ्वी और उसके वातावरण के बारे में जानना होगा। आइए जानते हैं कि प्राकृतिक संपदा किसे कहते हैं। दोस्तों, हम सभी लोग पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं और पृथ्वी पर जिंदा रहने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए जिससे कि हम श्वास ले सके, पानी और भोजन चाहिए जिससे कि हम अपने शरीर को पोषक तत्व दे सके, साथ साथ हमें प्रकाश की भी जरूरत पड़ता है। दोस्तों, पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पानी इसके सतह पर उपस्थित है, जो किसी भी सजीव प्राणी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। पृथ्वी पर उपस्थित भूमि, जल, वायु ऐसे संपदा है जिसका उपयोग सजीव प्राणी करते हैं। दोस्तों, पृथ्वी के बाहरी सतह के परत को स्थल मंडल कहते हैं, जहां मिट्टी, पेड़, पौधे पाए जाते हैं। दोस्तों, पूरे पृथ्वी के लगभग 75% हिस्से में पानी उपस्थित है। ये पानी पृथ्वी के ऊपर और नीचे जमीन के अंदर पाए जाते हैं। इसे जलमंडल कहते हैं। दोस्तों, सीधे शब्दों में पृथ्वी पर पाए जाने वाले पानी की कुल मात्रा को जलमंडल कहते हैं। दोस्तों, वायु पूरे पृथ्वी को एक कंबल की तरह घेरती है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। जैवमंडल पृथ्वी के उस परिवेश को कहा जाता है जहां पर जीवन के पाए जाने की संभावना हो, अर्थात पृथ्वी के धरातल से लेकर बहिर्मंडल वातावरण को जैवमंडल कहा जाता है। जैवमंडल में मुख्य रूप से 3 मंडल सम्मिलित होते हैं: स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिना वायु के हम लोग पृथ्वी पर जिंदा नहीं रह सकते हैं। वायु विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण होता है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प इत्यादि होते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मुख्य रूप से पाए जाते हैं और विभिन्न गैस छोटे छोटे मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों, मनुष्य, जानवर, कीड़े इत्यादि श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। उसी प्रकार पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन के लिए सांस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में प्रतिशत नियत रहता है। वायुमंडल हमारे पृथ्वी को एक कंबल की तरह ढके हुए रहता है जिससे कि पृथ्वी का औसत तापमान बनाए रहता है और सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण से हमें बचाता है। जब गर्मी के दिनों में ठंडी हवा चलती है तो हमें काफी राहत महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की ये हवा चलती कैसे है? यही सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हम लोगों को वायु की गति को समझना होगा। तो आइए इसे जानते हैं।
जब सूर्य की रोशनी हमारे पृथ्वी पर आती है तब वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है, जिससे हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे की तरफ आती है। इसके साथ साथ जल निकाय भी गर्म हो जाते हैं, जिससे जल गर्म होने पर जल वाष्प में बदल जाते हैं और गर्म हवा के साथ ऊपर हमारे वायुमंडल में चला जाता है। दोस्तों, जब विकिरण से वायु गर्म होती है तब उनमें भूमि के ऊपर का वायु जल्दी गर्म हो जाता है जल के निकाय की तुलना में, क्योंकि जब भूमि के ऊपर की गर्म हवा ऊपर उठती है तब वहां उस क्षेत्र में दबाव कम हो जाता है तथा समुद्र या जल निकाय के ऊपर की हवा कम दबाव वाले क्षेत्र की तरफ चले जाते हैं। यह प्रक्रिया दिन के समय होती है, लेकिन रात में भूमि और जल निकाय दोनों ही ठंडे होने लगते हैं। इनमें भूमि जल्दी ठंडी हो जाती है और जल निकाय थोड़ा धीरे ठंडा होता है। तब भूमि की ठंडी हवा जल निकाय के ऊपर और जल निकाय के ऊपर की हवा भूमि पर आती है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि वायु की गति पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में वायुमंडल के असमान तापमान से उत्पन्न विभिन्न वायुमंडलीय परिघटनाओं के परिणाम स्वरूप होता है। दोस्तों, वायु के गति को समझने के बाद हम जानेंगे कि बारिश यानी कि रेन किसे कहते हैं, इसका गठन कैसे होता है। आइए जानते हैं। जब जल निकाय दिन के समय गर्म होता है तथा जल वाष्प बनकर वायु में चला जाता है और जो गर्म हवा ऊपर जाती है उसके साथ यह ऊपर वायुमंडल में चला जाता है। अब जैसे जैसे हवा ऊपर जाती है वैसे वैसे वह ठंडी होती जाती है तथा उसके साथ जल वाष्प गाढ़ा होकर छोटे छोटे बूंदों में बदल जाती है। जब वह काफी मात्रा में इकट्ठे होते हैं तब यह वर्षा, हिमपात, ओले के साथ वर्षा या ओलावृष्टि के रूप में बरसते हैं। दोस्तों, इस तरह से हम लोग आज के सभी विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हम लोग जीवन की श्वास यानी कि वायु के बारे में समझा और उसके बाद वायु की गति यानी कि पवन के बारे में जाना और वर्षा के बारे में भी हमने जाना। अगली वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे आइए जानते हैं। सबसे पहले हम वायु प्रदूषण को पढ़ेंगे, उसके बाद जल प्रदूषण, मृदा में खनिज की प्रचुरता और अंत में जैव रासायनिक चक्रण के बारे में पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। रूपांतरण जैविक और भौतिक दोनों ही तरह से होता है। नाइट्रोजन गैस बहुत से अणुओं का आवश्यक भाग होता है, जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन। इसके अलावा यह उपक्षार और यूरिया में भी पाया जाता है। नाइट्रोजन गैस सभी जानवर और पेड़ पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। नाइट्रोजन गैस को लेगुमिनस पौधे के जड़ गांठ में पाए जाने वाला रिजोबियम नामक बैक्टीरिया नाइट्रोजन अणु को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में परिवर्तित कर देता है और जब यह पौधे मर जाते हैं तो ये जमीन के नीचे सड़ जाते हैं और नाइट्रोजन गैस वातावरण में वापस मिल जाता है। जब आसमान में आकाशीय बिजली होती है तब उच्च तापमान और दाब वायु में उत्पन्न होता है। उस समय नाइट्रोजन परिवर्तित होकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है, जो जल के साथ घुलकर नाइट्रिक और नाइट्रस अम्ल बनकर बारिश के साथ धरती पर आता है, जिससे मनुष्य इस्तेमाल करते हैं और पेड़ पौधे या जानवर के मर जाने पर यह दूसरा बैक्टीरिया द्वारा घुल जाते हैं और दूसरे प्रकार के सूक्ष्म जीव जटिल नाइट्रोजन को सरल नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। उसके बाद
यह नाइट्रोजन वापस वायुमंडल में मिल जाता है। इस प्रकार यह नाइट्रोजन चक्र चलते रहता है। कार्बन बहुत से रूप में पाया जाता है, जैसे ग्रेफाइट, डायमंड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। इस ऑक्सीजन गैस को श्वसन में इस्तेमाल करते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं, जो वापस वायुमंडल में चला जाता है। कारखानों के धुआं और अधिक जीवाश्म ईंधन के दहन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी है, जो आने वाले समय में हमारे लिए काफी नुकसानदायक होगी। इसलिए हमें सीमित मात्रा में ही इनका उपयोग करना चाहिए। सूर्य से आने वाले ताप से वायुमंडल गर्म हो जाता है। इसके उष्मा और प्रकाश को जानवर और पेड़ पौधे दोनों ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यह कुछ ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन इत्यादि इस गैस को पलायन करते हैं। अगर किसी कारणवश ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ जाती है तब वायुमंडल का तापमान भी औसत ताप से ज्यादा बढ़ जाता है, जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा वायुमंडल में बढ़ने लगती है तब और ज्यादा ताप बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ जाता है, जो कि पूरे विश्व के लिए चिंताजनक विषय है। ऑक्सीजन वायुमंडल में 21% के करीब पाया जाता है। इसके अलावा यह धातु ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फेट्स के रूप में पाया जाता है। यही जैविक घटक जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन इत्यादि में भी पाया जाता है। वायुमंडल के ऑक्सीजन को मुख्य रूप से 3 प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। वह है श्वसन, दहन और नाइट्रोजन ऑक्साइड के निर्माण में। ऑक्सीजन गैस श्वसन प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में वापस चला जाता है। ओजोन वायुमंडल के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। यह ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना है। यह बहुत ही जहरीले गैस होता है, लेकिन हमारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण और हानिकारक विकिरण को सोख लेता है, उन्हें पृथ्वी पर आने से रोकता है। ये विकिरण पृथ्वी पर हमारे जीवन को नुकसान कर सकती है। इस विकिरण से स्वास्थ्य को भी काफी नुकसान पहुंचता है। लेकिन हाल फिलहाल वैज्ञानिकों के द्वारा इस ओजोन सतह में छिद्र पाया गया है, जिसका जिम्मेवार खुद हम सभी लोग हैं। यह छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर पाया गया है। बहुत से कृत्रिम यौगिक जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसमें फ्लोरीन और क्लोरीन होता है, यह काफी स्थिर यौगिक होता है, जो कि जैविक प्रक्रिया से भी अवक्रमित नहीं होता है। यह ऊपर जाकर ओजोन परत के ओजोन से अभिक्रिया करता है, जिससे कि ओजोन का पतन होता है और परिणाम स्वरूप उसमें छिद्र आने लगे हैं। इसलिए हमें ऐसे हानिकारक पदार्थ से अपने वायुमंडल को बचाना चाहिए, नहीं तो उससे होने वाले नुकसान भी हम सभी को झेलने पड़ेंगे। दोस्तों, इस प्रकार हमने आज के सभी विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हम वायु प्रदूषण के बारे में जाना और उसके बाद जल प्रदूषण, मृदा में खनिज की प्रचुरता और अंत में जैव रासायनिक चक्रण को भी पढ़ा। अगली वीडियो में हम लोग अध्याय प्राकृतिक संपदा के प्रश्न अभ्यास को पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय 7 भारत के पड़ोसी देश के भाग 4 की चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं भारत के पड़ोसी देशों से। दोस्तों, जैसे कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, भारत के प्रमुख पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान है। मित्रों, हमने पिछली वीडियो में नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की चर्चा कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम श्रीलंका के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका से। दोस्तों, श्रीलंका को सिंहल जाति के बहुमत के कारण सिंहल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, ब्रिटिश ने इस सिंहल द्वीप को सिलोन का नाम दे दिया है। दोस्तों, यह भारत से 52 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है और इसका आकार अंडाकार है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपने भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका पे चर्चा जारी रखेंगे। दोस्तों, इस द्वीप को मोतियों का द्वीप के रूप में भी जाना जाता है और 4 जनवरी सन 1948 को श्रीलंका को स्वतंत्र देश के रूप में घोषित कर दिया गया। दोस्तों, सन 1956 में लोकतांत्रिक शासन का यहाँ पे गठन किया गया था। दोस्तों, इसका कुल क्षेत्रफल 66,000 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात यह देश कुल 66,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भारत के पड़ोसी देश की श्रीलंका की चर्चा को जारी रखेंगे। दोस्तों, पाक जल संधि इस देश को भारत से अलग करती है, जहां अनेक द्वीप पाए जाते हैं, जिसे आदमपुल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसकी आबादी सन 2005 के अनुसार 1.91 करोड़ थी। दोस्तों, श्रीलंका की औसत जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका पे अपनी चर्चा को जारी रखेंगे और अब हम बात करेंगे श्रीलंका की भाषा की। तो दोस्तों, श्रीलंका में मुख्य भाषा सिंहली है और यहाँ 70% जनसंख्या बुद्ध धर्म की है। दोस्तों, तमिलों की उत्तर श्रीलंका में जनसंख्या सबसे अधिक है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका पे चर्चा को जारी रखते हुए हम श्रीलंका की संरचना और स्थलाकृति देखेंगे। दोस्तों, यह द्वीप गोंडवाना चट्टानों से बना हुआ है। श्रीलंका का मैदानिक विस्तार तटीय क्षेत्रों में है। इसके नीचे कठोर चट्टानों के स्तर पाए जाते हैं। दोस्तों, उत्तरी भाग में जाफना का मैदान है, जहां चूना की प्रधानता है और यह ऊंचाई में 100 मीटर से अधिक नहीं है। दोस्तों, यहाँ का मध्यवर्ती भाग पठारी है, जिसके चारों ओर तटवर्ती मैदान प्रदेश फैले हुए हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी शिखर पिदुरता लगानला है, जिसकी ऊंचाई
2527 मीटर है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की चर्चा को जारी रखते हुए अब हम इसके जल प्रवाह की चर्चा करेंगे। दोस्तों, श्रीलंका की मुख्य नदियां गंगा, महावली, पान और आरुबी है, जो मध्यवर्ती उच्च भूमि से निकल के तटवर्ती क्षेत्रों में बहती हुई समुद्र में मिल जाती है। दोस्तों, रंपत और बुधपत जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में दियालुमा, लक्सपाना, पेरावला जैसे जलप्रपात पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की चर्चा को जारी रखते हुए अब हम इसकी जलवायु विशेषता पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब हम बात करते हैं श्रीलंका की जलवायु की, तो श्रीलंका की जलवायु मॉनसूनी जलवायु है, जो विषुवत रेखा के नजदीक होने के कारण जहां साल भर गर्मी पड़ती है और वर्षा भी होते रहती है, जहां पे जाड़े की ऋतु नहीं होती है, अर्थात पूरे साल देश में गर्मी का मौसम होता है। दोस्तों, सर्दियों में यहाँ पे औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस होता है तथा पर्वतीय भागों में तापमान 20 डिग्री रहता है। दोस्तों, जहां तटीय भागों में औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर और पर्वतीय भागों में 500 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका पे चर्चा को जारी रखते हुए अब हम इसकी कृषि पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह देश व्यावसायिक कृषि के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है, जहां पे मुख्य व्यावसायिक खेती में चाय, काली मिर्च, दालचीनी, कहवा, तंबाकू, केला, अनानास, पान, सुपारी, गन्ना, कोको और काजू है। दोस्तों, जहां चावल की खेती मैदानी क्षेत्रों में और तटीय क्षेत्रों में नारियल उगाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका पे चर्चा को जारी रखते हुए इसकी कृषि पे चर्चा को जारी रखेंगे। दोस्तों, जहां पे मछली पालन बहुत ही प्रसिद्ध है और यह एक औद्योगिक रूप ले चुकी है। यहाँ पे मछली पालन आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यह अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण अंग बन चुके हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका पे चर्चा को जारी रखते हुए हम इसकी मृदा और वनस्पति पे प्रकाश डालेंगे। दोस्तों, जहां उत्तरी मैदान में चूना प्रधान मिट्टी पाई जाती है, समांतर नदियों द्वारा निर्मित जलोढ़ मैदान में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। दोस्त, श्रीलंका में वन कुल भूमि के 30% भाग में फैला हुआ है। दोस्तों, जहां वनों में रबर, सिल्कोना, गाटा पर्चा और चीरू की लकड़ियां मिलती हैं। दोस्तों, मध्यवर्ती पठारी भाग में सघन वन पाए जाते हैं और जहां मुख्यतः विषुवतीय वनस्पति पाई जाती हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका पे चर्चा को जारी रखते हुए अब हम खनन और उद्योग का अर्थव्यवस्था पे प्रभाव देखेंगे। दोस्तों, श्रीलंका में नीलम, पुखराज आदि रत्न पाए जाते हैं। यहाँ पे समुद्र से मोती निकालने का व्यवसाय
बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से इस देश को पूर्व का मोती भी कहा जाता है। दोस्तों, जहां सीमेंट व्यवसाय भी बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन बड़े उद्योगों का यहाँ पे अभाव देखा गया है। दोस्तों, उद्योगों के आधार पे कृषि एवं खनिज दोनों ही यहाँ होते हैं। यहाँ खनिज आधारित उद्योग को स्थापित करने के लिए सभी सुलभ साधन उपलब्ध नहीं है, इसलिए कुछ खनिज आधारित उद्योग ही लगाए गए हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम इस बात की चर्चा करेंगे कि भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में खनन और उद्योगों का अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, श्रीलंका में खेती पे आधारित व्यवसाय ही अर्थव्यवस्था का आधार है। दोस्तों, श्रीलंका सबसे बड़े चाय निर्यात देशों में से एक है। दोस्तों, यहाँ प्रसिद्ध बंदरगाह टिक्कोमाली और कोलंबो है तथा ज्यादातर श्रीलंका की अर्थव्यवस्था खनन, खेती और पर्यटन पे निर्भर करती है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम इस बात की चर्चा करेंगे कि हमने इस वीडियो में सीखा भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के बारे में तथा इसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक। और दोस्तों, अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ये चैप्टर आपकी एनसीईआरटी गणित की किताब का चौथा अध्याय है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 द्विघात समीकरण का। पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे भूमिका। चलिए शुरू करते हैं भूमिका से। पहले जान लेते हैं द्विघात का अर्थ क्या होता है तथा समीकरण का अर्थ क्या होता है, यानी कि द्विघात समीकरण से हमें क्या समझ आता है। उसके लिए इस बहुपद को देखिए, x वर्ग प्लस 43x माइनस 7। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि इस बहुपद की घात 2 है, यानी कि सबसे बड़ी पावर जो है इसकी वो 2 है, तो इसीलिए हम इसको द्विघात कहते हैं। तथा क्योंकि बराबर में 0 है इसलिए हम इसको समीकरण कहते हैं, यानी कोई बहुपद जिसकी घात 2 हो तथा जिसके बराबर में 0 हो या कोई भी संख्या हो, यानी कि जिसके बीच में बराबर का साइन आता हो, इसको हम कहते हैं द्विघात समीकरण। यानी कि इसमें कुछ लेफ्ट हैंड साइड यानी दायां पक्ष होगा और राइट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष होगा। तो आशा है आपको द्विघात समीकरण का अर्थ समझ आया होगा।
ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, घात 2 होना तथा बराबर का साइन होना। अब देखते हैं परिभाषा। आपने विभिन्न प्रकार के बहुपदों का अध्ययन किया है, उदाहरणार्थ रैखिक बहुपद कौन से होते हैं, जैसे 2x + 1 - 4x + 6, यानी कि वो बहुपद जिसकी घात 1 हो। इसी के साथ द्विघात यानी कि जिसकी घात 2 हो, जैसे कि x वर्ग + 43x - 7, 2 गुने में x वर्ग - 3x + 1, त्रिघात यानी कि जिसकी घात 3 हो, जैसे एग्जाम्पल है x घन + x वर्ग - 5x। दूसरा एग्जाम्पल है x घन - x वर्ग + 3x - 11 इत्यादि। जब हम द्विघात बहुपद को, जो ये दो बहुपद हैं, द्विघात बहुपद को शून्य के तुल्य कर देते हैं, यानी बराबर में हम शून्य लगाते हैं इसको, तो हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाती है। तो इसका अर्थ क्या है, जो द्विघात बहुपद आपने पढ़ा होगा 9वीं कक्षा में, उस बहुपद में अगर हम बराबर का साइन लगा दे और उसके बराबर में शून्य रख दे तो वो द्विघात समीकरण हो जाएगा। परिभाषा क्या है, कोई भी समीकरण px = 0 जहां px घात 2 का एक बहुपद है, एक द्विघात समीकरण कहलाता है। यानी कोई भी बहुपद जिसकी घात 2 हो तो द्विघाती बहुपद हो जाएगा, और बराबर में अगर हम शून्य लगा दे तो वो द्विघात समीकरण हो जाता है। जैसे इसको देखिए, px बराबर में ax का वर्ग + bx + c = 0। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी घात कितनी है, 2, तथा बराबर में क्या है इसके, 0। तो ये हो जाएगा एक द्विघात बहुपद। अब चर x में एक द्विघात समीकरण, यानी यहाँ पर चर क्या है, x। जरूरी नहीं है चर हमेशा x हो, यहाँ पर हम इन पर्टिकुलर चर x ले रहे हैं। हो सकता है कि समीकरण py भी हो, pz भी हो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम एक केस ले तो चर x में एक द्विघात समीकरण ax वर्ग + bx + c = 0 के प्रकार की होती है, जहां a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं। यानी इसमें जो आप a, b और c देख रहे हैं उस प्रकार की संख्या होगी वास्तविक संख्या, तथा a का मान 0 के बराबर कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर a का मान 0 के बराबर हो जाता है तो a x वर्ग से गुना होकर के 0 हो जाएगा, और इस प्रकार हमें रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा, वो द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। जिसे उदाहरण देखते हैं, 2 गुने में x का वर्ग + x - 16 = 0, 1 - x² यानी x का वर्ग + 300 = 0, 2 गुने x का वर्ग - 3x यानी कि -3x + 1 = 0। तो ये है द्विघात बहुपद के एग्जाम्पल। इसमें है क्या मेन चीज, एक तो ये कि x² के साथ जो गुणांक है a वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, साथ ही जो वेरिएबल है, चर है, यहाँ पर उसकी घात कितनी होगी, 2। अब यहाँ देख रहे होंगे, पहले में 2 गुने में x², फिर x है, फिर 16 है, दूसरे वाले में पहले 1 है, फिर x का वर्ग है। तो यहां से हमारे पास एक ये चीज आती है कि क्या हम हमेशा x वर्ग को सबसे पहले, फिर x को और फिर अचर संख्या को लिखते हैं, या आगे पीछे भी लिखते हैं। तो हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, वो भी एक द्विघात समीकरण होगा। पर जब हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, यानी कि सबसे पहले वर्ग वाली संख्या, फिर उसके बाद जिसके पावर 1 है, और उसके बाद अचर संख्या, यानी x वर्ग सबसे पहले, फिर x, फिर उसके बाद अचर संख्या, तो इसको कहते हैं समीकरण का मानक रूप। समीकरण के मानक रूप की परिभाषा क्या है, जब हम px = 0 के पद घातों के घटते क्रम में लिखते हैं, घात जो सबसे पहले 2, फिर 1, फिर 0,
इस क्रम में लिखते हैं तो हमें समीकरण का मानक रूप प्राप्त होता है, अर्थात ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a शून्य के बराबर नहीं है, तो इसको हम मानक रूप कहते हैं। और इसके अलावा अगर हम इसको आगे पीछे लिखें तो वो समीकरण तो रहेगा पर वो उसका मानक रूप नहीं होगा। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हमें ये बताना है कि नीचे दी हुई जो समीकरण है क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसके लिए हम इसको हल करेंगे, फिर देखेंगे। पहला उदाहरण है x माइनस 2 का वर्ग प्लस 1 बराबर 2 गुने x माइनस 3। दूसरा एग्जाम्पल है x गुने में x प्लस 1 यानी x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 गुने में x माइनस 2। तो इसको हम हल करेंगे। करते हैं पहला क्वेश्चन। बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x माइनस 2 का वर्ग प्लस 1। तो x माइनस 2 को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको हम लगाएंगे, इसको हल करेंगे। तो x माइनस 2 होल स्क्वायर यानी x माइनस 2 का वर्ग बराबर हो जाएगा x स्क्वायर यानी x का वर्ग माइनस 4x प्लस 4 प्लस में 1। अब इसके हम समान पद को जोड़ें तो ये हो जाएगा x वर्ग माइनस 4x प्लस 5। इसलिए हम x माइनस 2 वर्ग प्लस 1 बराबर 2 गुने में x माइनस 3 को x वर्ग माइनस 4x प्लस 5 बराबर 2 गुने x माइनस 3 लिख सकते हैं। अब हम इसमें समान पद को साथ में जोड़े और घटाएं तो ये आ जाएगा x वर्ग माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। तो अब इसको आगे हल नहीं किया जा सकता है, यानी आगे हम इसको जोड़ घटा करके हल नहीं कर सकते। तो अब आप इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि x की घात क्या है 2, तथा यहाँ पर बराबर ये भी साइन है, यानी ये है ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का। इसलिए हम कहेंगे कि दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। अगले को अगर हम हल करें तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, x गुने में x प्लस 1 प्लस में 8। अब बाहर वाले x से अगर हम x प्लस 1 को गुना करें तो ये आ जाएगा x वर्ग प्लस x प्लस 8। इस तरीके से राइट हैंड साइड वाले को हल करते हैं। राइट हैंड साइड पर क्या था, x प्लस 2 गुने में x माइनस 2। तो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र लगा सकते हैं हम। a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ये आ जाएगा x का वर्ग माइनस 2 का वर्ग यानी कि 4। अब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, यानी बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। तो हम x गुने में x जमा 1 यानी x गुने में x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 गुने में x माइनस 2 को x वर्ग प्लस x प्लस 8 बराबर x वर्ग माइनस 4 लिख सकते हैं। अब अगेन हम इसको आगे हल करें तो अब देख रहे हैं बाएं पक्ष में x का वर्ग है और दाएं पक्ष में भी x का वर्ग है, ये आपस में कट जाएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम x वर्ग को लेके जाते हैं तो पहले वाले x वर्ग से घट करके 0 के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास बच गया x प्लस 12 बराबर 0। यानी अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बराबर का साइन तो है, यानी ये समीकरण तो है, पर x की घात क्या है, यहाँ पर x की घात है 1। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ऑल्दो ये समीकरण है। तो यह a गुने x वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का नहीं है। इसीलिए दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो चीजें क्या थी, एक तो बराबर का साइन होना चाहिए और दूसरा क्या है, घात 2 होनी चाहिए।
बराबर का साइन है इसलिए समीकरण है, और घात 2 नहीं है इसलिए द्विघात नहीं है, इसलिए एक द्विघात समीकरण नहीं है। इस वीडियो में हमने सीखा भूमिका, यानी एक द्विघात समीकरण क्या होता है जो कि a गुने में x वर्ग प्लस b गुने में x प्लस c बराबर 0 के हो। हम अगली वीडियो में गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल सीखेंगे। इसका मतलब क्या है? अभी वाली वीडियो में हमने ये देखा कि द्विघात समीकरण क्या होता है। अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि द्विघात समीकरण को गुणनखंड मेथड द्वारा कैसे हल करेंगे, और हल करने का अर्थ क्या होता है कि जो x है द्विघात समीकरण में, उस x का मान निकालना, ऐसा मान निकालना ताकि जब हम समीकरण में x को प्रतिस्थापित करें उस पर्टिकुलर मान से, तो जो आंसर हो वो 0 के बराबर आ जाए। तो ये हम सीखेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप 4.1 एक्सरसाइज हल करें तथा उससे पहले के जितने भी उदाहरण हैं उनको हल करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए अध्याय को पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है मुद्रा, बचत एवं साख। आज हम इस अध्याय का पहला भाग पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम मुद्रा का इतिहास पढ़ते हुए वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक विनिमय प्रणाली तथा मुद्रा के कार्य और मुद्रा के विकास पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में मुद्रा का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। सच पूछा जाए तो मुद्रा के विकास का इतिहास मानव विकास के, सभ्यता के विकास का इतिहास कहा जा सकता है। दोस्तों, सभ्यता की प्रारंभिक अवस्था में जब मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी, तब वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आप के यानी अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं से कर लिया करता था। लेकिन लोगों की संख्या में वृद्धि होने लगी। अब स्वयं के उत्पादन से मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होने में कठिनाई महसूस की जाने लगी। अब वे आपस में एक दूसरे के द्वारा उत्पादित हुई चीज़ों अथवा वस्तुओं के आदान प्रदान से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगे। अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आज दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर होना पड़ता है। आज प्रत्येक मनुष्य किसी एक कार्य में ही अपना समय लगाता है। इससे जो आय प्राप्त होती है उससे अन्य वस्तुएं प्राप्त कर उनका उपयोग कर लेता है। दोस्तों, इस प्रकार एक दूसरे से वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन को ही विनिमय कहा जाता है। आइए विनिमय के प्राचीन प्रणाली अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली की चर्चा करते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता है। दूसरे शब्दों में, किसी एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। उदाहरण के लिए, जैसे कि चावल के साथ हमने मिर्च की अदला बदली की, अर्थात जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चावल देता है और चावल के बदले मिर्च प्राप्त करता है। दोस्तों, वस्तु विनिमय प्रणाली में मनुष्य को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पर आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव रहता है। इसका मतलब यह हुआ, अगर आपको चावल की ज़रूरत है और आपके पास मिर्च है, अब जरूरी नहीं कि दूसरे व्यक्ति को मिर्च की ज़रूरत हो। दोहरे संयोग का अर्थ हुआ कि आपको जिस वस्तु की आवश्यकता है दूसरा व्यक्ति उसे बेचने के लिए तैयार होना चाहिए, और आप जो चीज़ देना चाहते हैं दूसरे व्यक्ति को भी उसकी आवश्यकता हो।
तो दोस्तों, वस्तु विनिमय प्रणाली में यह कठिनाई बार बार देखने को मिलती है। इसके अलावा मूल्य के सामान्य मापक का अभाव रहता है। इसके अलावा मूल्य संचय का अभाव रहता है, सहविभाजन का अभाव रहता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में आप किसी भी वस्तु के लिए भविष्य में भुगतान नहीं कर सकते, अर्थात यहाँ पर भविष्य के भुगतान की कठिनाइयाँ देखने को मिलती हैं। मूल्य हस्तांतरण की समस्या यहाँ पर सामान्यतः देखी जाती है। इसके अलावा बात करते हैं मौद्रिक विनिमय प्रणाली की। दोस्तों, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों के कारण मनुष्य के द्वारा ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता हुई जो उन्हें बाजार व्यवस्था में लाने के क्रम में इन कठिनाइयों का समाधान दे सके, अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर किया जा सके। इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए मुद्रा का आविष्कार किया गया। मुद्रा के आविष्कार से मनुष्य के व्यापारिक जीवन में सुविधापूर्वक आदान प्रदान की स्थिति संभव हो सकी। मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मुद्रा के आविष्कार से वस्तु विनिमय प्रणाली की सारी कठिनाइयों का समाधान हो गया है। आइए बात करते हैं मुद्रा के कार्यों की। दोस्तों, मुद्रा के कार्यों को समझने के लिए हमें एक स्लोगन को देखना होगा। स्लोगन है, मुद्रा के 4 कार्य महान, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। अर्थात मुद्रा जो है माध्यम, मापन, संचय तथा भुगतान का कार्य करती है। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का कार्य। दोस्तों, क्रय तथा विक्रय दोनों में ही मुद्रा मध्यस्थ का कार्य करती है। इससे वस्तुओं के दोहरे संयोग के अभाव की कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। इसके द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं को बेचकर मुद्रा की प्राप्ति करना आसान हो जाता है। इसके अलावा मूल्य का मापक, मुद्रा मूल्य के मापक के रूप में भी कार्य करता है। मुद्रा के द्वारा वस्तुओं का मूल्यांकन करना सरल हो गया है। किसी भी वस्तु का कितना मूल्य होगा यह पता लगाना आसान हो गया है। अब वस्तुओं का मूल्य मापने का मापदंड मुद्रा ही है, यानी मुद्रा के द्वारा आप किसी भी वस्तु या फिर सेवा का मूल्य सुनिश्चित कर सकते हैं, लगा सकते हैं। दोस्तों, मुद्रा को हम संचय कर सकते हैं। मुद्रा को संचित या जमा करके रखा जा सकता है। अन्य वस्तुओं की तरह सड़ने गलने का कोई डर नहीं होता। इसका अगला कार्य है भुगतान के माध्यम के रूप में। हम पैसा उधार लेकर उसे बाद में दे सकते हैं। बैंक से अब लंबे समय तक ऋण लेकर उसका निवेश कर अपनी गरीबी को दूर किया जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं मुद्रा के विकास की, अर्थात मुद्रा किन किन रूपों में हमारे सामने आई। वस्तु विनिमय के बारे में अभी हमने चर्चा की थी। तो जब मुद्रा नहीं थी तब वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से ही विनिमय होता था। उसके बाद वस्तु मुद्रा का आविष्कार हुआ। प्रारंभिक काल में किसी एक वस्तु को मुद्रा के कार्य संपन्न करने के लिए चुन लिया गया था। शिकारी युग में खाल, पशुपालन युग में पशु जैसे गाय या बकरी तथा कृषि युग में कोई अनाज जैसे कपास, गेहूं आदि को मुद्रा का कार्य संपन्न करने के लिए चुना गया तथा इन्हें मुद्रा के रूप में प्रयोग किया गया। वस्तु मुद्रा द्वारा विनिमय करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब धातुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में होने लगा। मुद्रा जो पीतल और तांबा इत्यादि धातुओं से बना होता है उसे धात्विक मुद्रा कहते हैं।